Hello everyone, welcome to class 6 science chapter 3 fiber to fabric volume 3. Now we will learn about different other types of fabric or fibers. So let's start. The first one is jute. Jute is also a natural fiber which we obtain from plants. Jute is a long, soft, shiny fiber obtained from the stems of the jute plants called patsan or part in Hindi. जूट फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी यानी कि चमकदार और फाइबर्स होते हैं जिन्हें कि हम लोग जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन करते हैं। जूट प्लांट जो होता है उसको हिंदी में पटसन या पाट भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट फाइबर बहुत शाइनी होता है इसलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। जूट बायोडिग्रेडेबल होता है यानी कि कैन बी रिसाइकल्ड, ड्यूरेबल यानी कि बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और स्ट्रॉन्ग होता है। इन आवर कंट्री जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल, India's largest producer of jute, Assam and Bihar in the low-lying areas around the river Ganga and river Brahmaputra. हमारे कंट्री में इंडिया में जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होते हैं, उसके बाद असम और बिहार में के लोअर एरियाज़ में जहाँ की गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर है उस एरियाज़ में ये होते हैं। इट नीड्स अ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल लाइक एल्वियल सॉइल। इसको बहुत ही फर्टाइल यानी उपजाऊ सॉइल की ज़रूरत होती है, जैसे कि एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो। जूट कल्टीवेशन नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। जूट जो होते हैं उसके कल्टीवेशन के लिए ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा हॉटनेस और ह्यूमिड यानी नमी वाली जो क्लाइमेट होते हैं उनकी, और बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। डू यू नो India is the largest producer of jute produced in the world, followed by the Bangladesh. About 85% of the world's jute cultivation is concentrated in the Sundarban Delta in India, West Bengal and Bangladesh. इंडिया जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है और उसके बाद बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश को मिला के लगभग 85 पूरे वर्ल्ड का 85% जूट प्रोडक्शन होता है, और इसमें सुंदरबन डेल्टा जो कि इंडिया में के वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। नाउ कल्टीवेशन ऑफ जूट को किस तरीके से कल्टीवेशन का होता है। द सीड्स आर सोन इन मार्च और अप्रैल एंड इट इज़ रेनी सीजन क्रॉप। जो जूट होते हैं उनके सीड की सोइंग यानी कि बुआई जो होती है वो मार्च या अप्रैल में की जाती है। ये एक रेनी सीजन में होने वाला क्रॉप है। सेकेंड पॉइंट, जूट प्लांट ग्रोज 6 to 12 फीट इन हाइट। ये 6 to 12 फीट ऊंचाई इसकी होती है। इट बेयर्स येलो फ्लावर्स, इसमें येलो फ्लावर्स निकलते हैं। द प्लांट्स आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। प्लांट्स जो होते हैं जब फ्लावर इसमें निकलते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं, तभी इसको कट किया जाता है। इट इज़ बिकॉज गुड क्वालिटी जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इट्स यंग स्टेम। ऐसा इसलिए कट किया जाता है क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का जो जूट होता है वो जब इसके स्टेम यंग होते हैं उसी टाइम इसकी अच्छी क्वालिटी निकाली जा सकती है। द ओल्ड स्टेम बिकम्स वेरी हार्ड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव फाइबर्स फ्रॉम इट। जब जूट प्लांट या ट्री बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो इस कंडीशन में उसके जो स्टेम होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं और तब उनमें से ये जूट फाइबर्स निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टैक्स ऑफ द प्लांट आर टाइड इनटू बंडल्स एंड लेफ्ट इन स्टैग्नेंट वाटर फॉर अबाउट 20 days।
जब हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई हो जाती है तो अब इसके स्टेम्स जो होते हैं, इनका बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, इनको बंडल बना के इनको पॉन्ड वगैरह में, तालाब में लगभग 20 डेज़ के लिए डाल दिया जाता है। बैक्टीरिया ग्रो इन stagnant water and the sticky matter that holds the fiber to the inner part of the stem is eaten away by bacteria and this process is called rotting. जब ये 20 डेज़ के लिए उस स्टैगनेंट वाटर में ये रहते हैं, तब वहाँ पे बैक्टीरिया जो होती है उसके इनर पार्ट को क्या करते हैं, ईट कर लेते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रेटिंग। फिफ्थ, when the stems rot the fibers are separated by hands. जब ये स्टेम जो होते हैं, इनर पार्ट को बैक्टीरिया खा लेते हैं, रेटिंग प्रोसेस हो जाती है, तब उसके बाद इन फाइबर्स को क्या किया जाता है, हाथ से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, द फाइबर्स so obtained are dry in the sun and tied into small bundles. अब उसके बाद जो फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं उनको सनलाइट में ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, उनके छोटे छोटे बंडल्स बनाए जाते हैं एंड दीज बंडल्स आर सेंड टू द मिल्स, और यही बंडल्स फिर मिल में सेंड किए जाते हैं। Okay. 7th point, they are then spun and woven into textile at the mills. और उसके बाद यही जो फाइबर्स होते हैं वो मिल्स यानी फैक्ट्रीज़ में, कपड़ों की मिल में जाते हैं और उनकी वेविंग फिर वहाँ पे होती है। नाउ यूजेज ऑफ जूट। Jute is one of the most important fiber after the cotton. कॉटन के बाद जूट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइबर होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स और सैक्स। इनका यूज़ किया जाता है गनी बैग्स, जो कि बोरी वगैरह होती हैं, उनको यूज़ करने में, बनाने में इस जूट का यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट, हाई क्वालिटी जूट इज़ वोवन इनटू कर्टेन, कारपेट, चेयर कवरिंग्स एंड पैकिंग ऑफ लिनोलियम। जो हाई क्वालिटी के ये जो जूट होते हैं, इनका यूज़ कर्टेन बनाने में, कारपेट बनाने में, चेयर जो होते हैं उनके कवर बनाने में, और लिनोलियम पैक करने के लिए होते हैं, यानी कि पैकिंग वगैरह जो होती है वो। Shopping bags, table mats, jute baskets and jewelry are also made up of jute. Shopping bag, टेबल मैट, जूट के जो बास्केट होते हैं और कुछ ज्वेलरी वगैरह होती है, ये भी जूट से बनाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, jute bags are also extensively used in packing cereals like wheat, jowar and maize. जूट बैग का यूज़ सेरेल्स को भी पैक करने के लिए, वीट, ज्वार, मेज, मक्का, इन सब को पैक करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। नाउ एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैम्पल ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स लाइक कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, नायलॉन एंड टेरिलिन। आपको डिफरेंट फैब्रिक्स के जो सैंपल हैं यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इनके सैंपल्स आपको छोटे छोटे पीस इकट्ठा करना है। ऑब्जर्व देम केयरफुली एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। उन सबको ध्यान से देखिए और आपकी ऑब्जर्वेशन को लिखिए। फर्स्ट, लाइट और हैवी, उनमें से कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है। सेकंड, स्मूथ और कोर्स, कौन सा बहुत स्मूथ यानी कि चिकना है, कौन सा बहुत रफ है। शाइनी और डल अपीयरेंस, कौन सा बहुत शाइनी है, चमक रहा है, कौन सा डल है, ये सारा कुछ। ओके। नाउ एक्टिविटी 5, नोट, टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और एनी अदर एडल्ट। इसमें एडल्ट का यूज़ करना है। टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑन डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल। अभी यहाँ पे फायर वर्क है, इसीलिए आपको किसी आपके टीचर को या किसी बड़े की हेल्प की ज़रूरत होती है। थिंग्स नीडेड, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अ कैंडल, अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड सम क्लॉथ पीसेस। आपको कैंडल, टोंग की ज़रूरत, टोंग मीन्स चिमटा, और उसके अलावा क्लॉथ के कपड़ों के कुछ पीसेस की ज़रूरत है। मेथड, कलेक्ट सम पीसेस ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लॉथ। आपको कुछ कॉटन, वूल, सिल्क और कुछ सिंथेटिक क्लॉथ के कपड़ों के पीस इकट्ठे करने हैं। ओके।
Okay, after it कट सम स्टेप्स फ्रॉम दीज पीसेज। अब आपको इनमें से कुछ पीस में से कुछ स्टेप कट करने हैं। होल्ड ईच पीस ऑफ क्लॉथ विद अ पेयर ऑफ टोंग ओवर अ बर्निंग कैंडल। अब आपको टोंग से पकड़ के हर एक पीस को जलती हुई कैंडल के ऊपर लगाने हैं। ऑब्जर्व द पैरामीटर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन दीज एंड व्हाई। आपको पैरामीटर देखने हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, उसको इस टेबल में मेंशन करना है। पहले फर्स्ट कॉलम में आपको जो भी फैब्रिक लिया उसका नेमिंग करने हैं। अब बर्निंग किसकी स्लो हो रही है, अगर स्लो हो रही है तो स्लो में टिक करना है, फास्ट हो रहा है तो फास्ट में टिक करना है। किस तरह की स्मेल आती है, रिमेन्स ऑफ बर्निंग यानी बर्निंग के बाद जो है वो कैसा क्या बचता है, ये सारा कुछ आपको करना है। ओके, now science and life. We should not wear synthetic clothes while cooking or working with fire. हम जब कभी भी कुकिंग कर रहे हैं या ऐसा वर्क कर रहे हैं जिनमें फायर का यूज़ है तो उस कंडीशन में हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स को नहीं पहनना चाहिए। ऑन बर्निंग द सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट्स श्रिंक्स एंड बिकम स्टिकी। क्योंकि जब ये सिंथेटिक क्लॉथ्स बर्न होते हैं, अगर फायर कैच कर लिया वो बर्न होते हैं तो बर्निंग के बाद ये सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं या फाइबर जो होते हैं वो क्या होता है, मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं और स्टिकी मतलब होता है कि चिपकने वाले, तब वो चिपकने वाले होते हैं। इन केस ऑफ फायर दे स्टिक टू द स्किन एंड वर्सन द बर्न इंजरी। जब कभी भी फायर कैच कर जाए तो इस कंडीशन में वो हमारी स्किन से चिपक जाते हैं और हमारी बर्निंग इंजरी को और भी ज़्यादा वर्स कर देते हैं और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। ओके, नाउ सम अदर यूजफुल फाइबर्स। अब कुछ अदर यूजफुल फाइबर्स की भी बात करते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। वूल जो होता है ऊन, वो हमें जो शीप होते हैं उनके फ्लीस यानी हेयर से या गोट के हेयर से मिलते हैं। ओके, रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम द शीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग। जब शीप के ये फ्लीस यानी हेयर को रिमूव करते हैं, निकाला जाता है, ये प्रोसेस शेयरिंग कहलाता है। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज़ क्लीन एंड देन कॉम्ड बाय अ मशीन। जब इस शेयरिंग प्रोसेस हो जाता है यानी कि शीप से के बॉडी से इनके हेयर को फ्लीस को निकाल देते हैं, उसके बाद इसे क्लीन किया जाता है और उसे मशीन में कॉम्ब किया जाता है। Thereafter, the wool is spun into fibers that are then knitted to make woolen cloths either by hand or by machine. उसके बाद इस वूल को स्पुन किया जाता है और फाइबर्स बनाए जाते हैं और फाइबर्स से बाद में निटिंग यानी कि बुनाई की जाती है, वुलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। वुलन क्लॉथ अब चाहे वो हाथ बाई हैंड बनाए या तो फिर बाई मशीन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट सिल्क। सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। सिल्क सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, चाइना में। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म अ टाइप ऑफ वॉर्म और मोथ। सिल्क वॉर्म एक तरह का कीड़ा होता है, उसके कोकून से ये सिल्क हमें मिलता है। इस सिल्क वॉर्म स्पिन अ थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग टू मेक अ कोकून। हर एक सिल्क वॉर्म ये जो सिल्क वॉर्म होता है वो लगभग 800 मीटर का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कोकून बोलते हैं। द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर टू किल द वॉर्म। अब इस कोकून को क्या किया जाता है कि बॉयल किया जाता है ताकि उसमें जो कीटाणु हो वो मर जाए। इट इज़ देन अनवोन टू गेट द सिल्क फाइबर। अब उसको क्या किया जाता है, खोला जाता है और खोल के फाइबर निकाले जाते हैं, सिल्क के फाइबर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रियरिंग मतलब पालना, पालन पोषण। जब सिल्क वॉर्म की रियरिंग की जाती है, सिल्क वॉर्म को कीड़े को पाला जाता है, किस लिए, ताकि हम सिल्क का प्रोडक्शन किया जा सके, बनाया जा सके। ये प्रोसेस सेरीकल्चर कहलाता है। व्हाट इज सेरीकल्चर? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए जब हम सिल्क वॉर्म को
रियरिंग करते हैं, पालन पोषण करते हैं, ये प्रोसेस सेरिकल्चर कहलाते हैं। MCQs, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम दियर सीड इज कॉल्ड। जब हम कॉटन फाइबर्स से को उसके सीड्स से अलग करते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड गाइनिंग। ऑप्शन बी सेकंड। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें फाइबर को यार्न में बदला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड गाइनिंग, सॉरी स्पिनिंग, स्पिनिंग फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। जो क्लॉथिंग मटेरियल होते हैं उनकी हिस्ट्री क्या है? द अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो मच अबाउट क्लॉथ्स। जो एंशियंट टाइम में जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको क्लॉथ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था। दे यूज द बार्क ऑफ ट्रीज एंड लार्ज लीव्स टू कवर देमसेल्फ। वो जो ट्रीज़ के बार्क होते थे, बार्क या तो फिर लंबी लंबी लीव्स होते थे, उनके तो अपनी बॉडी को कवर करते थे। लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन फॉर द क्लॉथिंग। कुछ समय बाद वो एनिमल के स्किन को यूज़ करने लगे क्लॉथ्स के तौर पे। दे वॉर एनिमल स्किन्स एंड रैप्ड फर अराउंड देयर बॉडीज टू कीप देमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर। वो क्या करने लगे कि एनिमल स्किन को अपनी या उनके फर जो होते हैं उनको अपनी बॉडी पर रैप करने लगे, लपेटने लगे, और इस ताकि विंटर सीजन में उनकी बॉडी को गर्म रख सकते। When people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. फिर जब ये लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने लगे, तब इन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे ट्विग्स या ग्रास वगैरह जो थे इनको से कोई आपस में वेविंग करके मैट्स या बास्केट बनाने लगे। लेटर ह्यूमंस डेवलप द टेक्निक फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ फ्रॉम द फ्लफी सब्सटेंस ऑफ द कॉटन प्लांट्स। फिर बाद में धीरे धीरे यही ह्यूमन बींग स्पिनिंग और वीविंग, जो कॉटन थे उससे कॉटन प्लांट के जो फ्लफी पार्ट होते थे उससे ये धीरे धीरे स्पिनिंग और वीविंग का टेक्निक सीखने लगे। द क्लॉथिंग वॉज इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये क्लॉथ्स वगैरह जो है इनका इन्वेंशन जो है वो हजारों सालों पहले हुई। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन and flax plant were cultivated near the river Nile and used for making fabrics. जो आपके एंशियंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में क्या पहले टाइम में जो इजिप्ट था वहाँ पे कॉटन और फ्लैक्स के प्लांट को का कल्टीवेशन किया जाता था नील नदी के किनारे, और फिर उन से फैब्रिक बनाया जाता था। इन इंडिया द यूज़ ऑफ कॉटन स्प्रेड अराउंड 3000 BC। इंडिया में कॉटन जो है उसका यूज़ 3000 BC से पहले किया जाता था। इन चाइना सिल्क वॉर्म्स वर डोमेस्टिकेटेड टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर। चाइना में सबसे पहले ये सिल्क वॉर्म जो होते हैं उनको डोमेस्टिक यानी कि पालतू बनाया गया, घरों में उनका पालन पोषण किया गया ताकि उनसे सिल्क फाइबर बनाया जा सके। द डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन चाइना स्टार्टेड अराउंड 3000 BC। चाइना में इन सिल्क वॉर्म को पालना पोसना डोमेस्टिकेशन 3000 ईयर्स BCE से पहले शुरू हुआ था। द फाइबर्स वर देन स्पून इनटू थ्रेड दैट वर वोवन टू मेक सिल्क क्लॉथ। और यही फाइबर्स जो हैं बाद में थ्रेड में स्पून किए जाते थे, फिर उन थ्रेड को वेविंग करके सिल्क क्लॉथ बनाए जाते थे। अर्लियर स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। शुरुआत में स्टिचिंग नहीं जानी जाती थी। स्टिचिंग मतलब सिलाई। विमेन यूज टू वियर साड़ी एंड मेन यूज टू वियर धोती। औरतें जो है वो साड़ी पहनते थे और आदमी धोती। दीज क्लॉथ्स वर नॉट स्टिच्ड। ये क्लॉथ्स सिलाई किए हुए नहीं होते थे। दे वर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी। वो सिर्फ बॉडी के चारों ओर या मतलब रैप किए होते थे, कवर किए होते थे, ढके हुए होते थे।
Even today, sari, dhoti and lungi are used as unstitched clothes. यहाँ तक कि आज के समय में भी ये साड़ी, धोती और लुंगी बिना सिलाई किए हुए क्लॉथ होते हैं. With the invention of the sewing needles, people started stitching fabric to make cloth. जब निडल का, सिलाई करने वाले निडल का इन्वेंशन हुआ, उसके साथ ही फिर लोगों ने फैब्रिक को स्टिच करना यानी कि सिलाई करना शुरू किया और इन फैब्रिक को सिलाई करके क्लॉथ बनाना शुरू किया. टुडे वेरियस स्टिच क्लॉथ सच एज जीन्स, सूट, शर्ट एंड ट्राउजर्स आर वेरी पॉपुलर. आज के समय में बहुत से ऐसे सिलाई किए हुए क्लॉथ्स जैसे कि जीन्स, सूट, शर्ट, ट्राउजर्स मीन्स पैंट और बहुत सारे अदर क्लॉथ्स है जो कि बहुत ही पॉपुलर यानी कि फेमस है. एट प्रेजेंट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक टू चूज़ फ्रॉम. आज के समय में बहुत ही फैब्रिक की बहुत ज़्यादा वैरायटी है जिनको कि हम डिफरेंट वैरायटी है और उनमें से हम डिफरेंट वैरायटी को चूज़ करते हैं. ओके, नाउ चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक द एंड. थैंक यू.